महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज आधी रात से फिर जोरदार झटका लगा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम ₹1.55 प्रति लीटर बढ़ा दिया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ी कीमत बताया जा रहा है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते मूल्य को भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह मानी जा रही है। रुपए की गिरती हालत की वजह से कच्चे तेल का आयात महंगा हो गया है। पिछले महीने ही 29 तारीख को पेट्रोल के दाम ₹1.82 बढ़े थे। 2 हफ्ते बाद फिर से कीमत में इजाफा हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। पिछले 1.5 महीने में पेट्रोलियम कंपनियों ने चौथी बार पेट्रोल के दामों में इजाफा किया है। 23 मई को दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹63.09 था। 1 जून को पेट्रोल के दाम में 90 पैसे की मामूली बढ़ोतरी हुई। 15 दिन बाद यानी 16 जून को पेट्रोल के दाम में ₹2.40 की बढ़ोतरी की गई। फिर 29 जून को पेट्रोल के दाम में ₹2.19 की बढ़ोतरी की गई और 14 जुलाई को ₹1.55 की 5वीं बार बढ़ोतरी की गई। यानी 23 मई से लेकर अब तक पेट्रोलियम कंपनियों ने करीब ₹7.5 की बढ़ोतरी कर चुकी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। तेल कंपनियों का कहना है कि रुपए के गिरते स्तर के कारण उन्हें कच्चा तेल आयात करना महंगा पड़ रहा है और उन्हें इससे घाटा हो रहा है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद से हजारों लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों के परिजनों की जो थोड़ी उम्मीद बची हुई है, उनके अपने वापस लौट कर आएंगे, वो उम्मीद भी आज के बाद खत्म हो जाएगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार अपने वायदे के मुताबिक इस हादसे में 1 महीने से लापता सभी लोगों को मृत मानकर उनके आश्रितों को मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। इसके साथ ही उन लोगों की उम्मीदें धूमिल हो जाएगी जो अभी भी अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार मुआवजे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र तैयार कर रही है, जिसे मुआवजा लेने वाले आश्रित को भर देना होगा। उत्तराखंड त्रासदी में गायब हुए लोगों के वापस लौटने की आस परिवार के लोगों की आंखों में अभी भी देखी जा सकती है। आंखों से लगातार बह रहे आंसुओं में अभी भी किसी चमत्कार का इंतजार है। शायद उनके अपने वापस आ जाएं। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने गायब हुए लोगों को ढूंढने और वापस लाने की तारीख 15 जुलाई यानी आज तय कर रखी है, जिसके बाद राज्य सरकार गुमशुदा लोगों को मृत घोषित कर उनके परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान कर सकती है। गायब हुए लोगों के बारे में न तो सरकार के पास और न ही किसी और के पास किसी तरह की सूचना है। मानसून की हवाओं का रुख आज से बदलने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों और राजस्थान के पूर्वी इलाकों के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 16, 17 और 18 जुलाई को उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ से बुरा हाल है। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, तो कहीं खेतों में खड़ी फसल भी पानी में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सभी इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। लंबे समय से लंबित विरोधी अंधविश्वास विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के मुताबिक उन्होंने भगवान विट्ठल के भक्तों के प्रतिनिधित्व के साथ विचार विमर्श किया, जिसके बाद विरोधी अंधविश्वास विधेयक को पेश किया जाएगा। इस सत्र में विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का मन बनाया है। नक्सलियों ने आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और गोदिया जिले में बंद का ऐलान किया है। ये बंद का ऐलान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के मेटरी में 6 महिला नक्सली की हत्या के विरोध में किया गया है। 7 जुलाई को कॉमरेड स्वरूपा के साथ 8 सदस्यों का एक दल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के गांव मेडरी में होते हुए अपने काम से जा रहा था। तभी अर्धसैनिक बल ने इस दल को घेरकर गोलियां चलाई, जिसमें 6 सदस्यों की मौत हो गई थी। इसमें स्वरूपा समेत 6 महिला नक्सलियों की जान चली गई थी। इसी के विरोध में आज नक्सलियों ने गढ़चिरौली और गोदिया बंद का ऐलान किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में बीजेपी वर्कर्स की बैठक से कांग्रेस और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। मोदी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पर जब जब संकट आता है तो वो सेकुलरिज्म का बुर्का पहनकर बंकर में घुस जाती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, वो लोगों को बांटने का काम करती है, लेकिन देश का युवा कांग्रेस की चाल को समझ चुका है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए जन जन के बीच के अंदर विभेद कर देना, मेरे कांग्रेस के मित्रों, अब देश की युवा पीढ़ी आपके सारे कारनामों को पहचान गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है।
हैदराबाद के एक वकील ने उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पुलिस में मामला दर्ज कराया है। हालांकि पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है, लेकिन वकील की शिकायत पर कानूनी सलाह पुलिस ले रही है। हाल ही में मोदी के दिए बयान को लेकर सियासत भी तेज हो गई थी। गुलाम रब्बानी नाम के वकील ने 2 पन्नों में अपनी शिकायत में कहा है कि मोदी का बयान एक समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने वाला है और उन्हें तत्काल इस भड़काऊ बयान के लिए गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। यस बैंक के सीईओ और एमडी राणा कपूर के लिए आज का दिन काफी अहम है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज शगुन गोगिया की बोर्ड सीट की अर्जी पर सुनवाई होगी। इस सुनवाई में साफ होगा कि शगुन गोगिया को यस बैंक के बोर्ड में जगह मिलेगी या नहीं। दरअसल 6 जून को यस बैंक के को फाउंडर अशोक कपूर की विधवा मधु कपूर ने राणा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मधु कपूर का आरोप है कि उनसे सलाह के बिना यस बैंक में 3 अतिरिक्त डायरेक्टरों का नामांकन किया गया। मधु कपूर के मुताबिक यस बैंक में उनकी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग होने के बावजूद इस मामले पर उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। इस मामले पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक डायरेक्टरों के नामांकन और नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। देश में 160 साल पुरानी तार सेवा बंद हो गई। देश में रविवार को आखिरी बार इस तार सेवा का उपयोग किया गया। रविवार को आखिरी बार सुबह 8 बजे तार सेवा शुरू हुई और रात में 9 बजे हमेशा के लिए बंद कर दी गई। तार सेवा के शब्दों की सीमा होती थी। तय शब्दों के संदेश को भेजने के लिए तय कीमत चुकानी होती थी। इसलिए एसएमएस, मोबाइल और ईमेल के जमाने में इसकी उपयोगिता तकरीबन खत्म हो चुकी थी। भारत में तार सेवा की शुरुआत साल 1850 में अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कामकाज में तेजी लाने के लिए ये सेवा शुरू की। 1960 साल पुरानी टेलीग्राम सेवा के बंद होने से लोग दुखी हैं। तार सेवा भारत का पुराना संचार माध्यम था। देश का पहला तार 5 नवंबर 1850 को तत्कालीन कलकत्ता से 50 किलोमीटर दूर स्थित डायमंड हार्बर के बीच भेजा गया था। इसके 5 साल बाद इस तीव्र संचार माध्यम को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। अंग्रेजों की सत्ता भारत में सिर्फ तार सेवा की वजह से ही कामयाब रही थी, क्योंकि जब जब अंग्रेजों को युद्धों का सामना करना पड़ा, ये संदेश पहुंचाने की अपनी महारत के बल पर अपने शत्रुओं से कई कदम आगे थी। भारत में जब 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, मेरठ से चले क्रांतिकारी सिपाहियों ने रवाना होने की सूचना पहले ही तार के जरिए दिल्ली के लोथियान रोड स्थित तार घर पहुंच गई थी। टेलीग्राम सेवा शुरू होने पर आगरा एशिया का सबसे बड़ा ट्रांजिट दफ्तर था। अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल मोर्स ने साल 1937 में मोर्स टेलीग्राम का पेटेंट कराया था। मेट्रो में सफर करने के दौरान अब मेट्रो में आपको और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ये सुविधाएं कैसे दी जाएगी, इसके लिए डीएमआरसी ने सर्वे करने की योजना बनाई है। इस सर्वे 15 से 21 जुलाई तक 22 मेट्रो स्टेशन पर किया जाएगा। डीएमआरसी ने इस हफ्ते को ग्राहक संतुष्टि हफ्ता का नाम दिया है। इस दौरान मेट्रो यात्रियों से सेवा को बेहतर बनाने और आवश्यक सुधार के लिए यात्रियों से फीडबैक लेगी। मेट्रो के करीब 22 प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों से 7 सवाल पूछे जाएंगे और जवाब मांगे जाएंगे, जिनके आधार पर रिपोर्ट बनाई जाएगी और मिले सुझाव पर अमल किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सेना ने एक ट्रेनिंग कैंप चलाया है। जवानों को हर तरह की आपदाओं में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। केदारनाथ की तबाही को देखते हुए सेना ने पहले ही कमर कस ली है, ताकि किसी भी हालात से श्रद्धालु बेफिक्र होकर अमरनाथ यात्रा पूरी कर सके। नदियों के तेज बहाव से निपटने की भी सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। जवानों को नदियों को पार कराने की भी जबरदस्त ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना ने किसी भी तबाही के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 10 टीमें बनाने का संकल्प लिया है। ये टीम सैलाब, भूस्खलन, हर तरह की आपदा से निपटने में एक्सपर्ट होगी। देश भर में आए दिन महिलाओं के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करती है, फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल गाजियाबाद में 61 साल की महिला यात्री को चलती शताब्दी ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। 60 साल की सरोज के साथ 2 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सरोज से ट्रेन में लूटपाट की कोशिश की गई और विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने उसे नीचे फेंक दिया, जिससे सरोज पूरी तरह से घायल हो गई। शताब्दी जैसे ट्रेन में इस तरह की लूट की वारदात से एक बार फिर ट्रेनों में सुरक्षा का सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के गिरफ्त में आए इस शातिर लुटेरे का नाम राजू नायक है और ये अब तक लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजू आईसीआईसी बैंक का कर्मचारी बनकर हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। राजू बड़े ही शातिराना अंदाज में लोगों को फोन कर उनसे उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकलवा लेता था। क्रेडिट कार्ड की डिटेल मिलने के बाद ये उन्हीं लोगों का पैसा निकाल लेता था।
ठगे हुए लोगों की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाकर इस शातिर ठग को काबू में कर लिया। फिलहाल पुलिस ने राजू की गिरफ्तारी के बाद और भी कई केस सुलझाने का दावा किया है। हरियाणा की यमुनानगर की एक महिला अपने बच्चे की बोली लगाने के लिए मजबूर है। यमुनानगर की एक महिला अपनी गरीबी की वजह से अपने पेट में पल रहे 8 महीने के बच्चे को बेचने के लिए मजबूर हो गई, जिसे नन्ही जान ने अभी दुनिया भी नहीं देखा है। उसके लिए बोली लगनी शुरू हो गई है। दरअसल इस महिला की गरीबी का आलम यह है कि अपने कर्ज के बोझ तले दबे माँ बाप का बोझ कम करने के लिए वो अपने कोख का सौदा करने के लिए भी बेबस है। दरअसल इस औरत का पंजाब के भटिंडा में एक शख्स से 6 लाख रुपए में सौदा तय हो गया था, लेकिन किसी वजह से वो सौदा अधर में लटक गया। महिला का कहना है कि अपने 3 बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो ये सौदा कर रही है। यूपी के बिजनौर में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां दहेज न देने और शादी से मना करने पर एक शख्स ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर युवती को जिंदा जला दिया। वारदात में पूरी तरह से जली हुई लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल मृतक युवती की बहन की दूसरे गांव के युवक से शादी तय हुई थी। शादी से पहले दहेज मांगने के चलते लड़की वालों ने शादी से मना कर दिया। शादी से मना करने पर लड़के के छोटे भाई ने मृतक लड़की के घर जाकर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। परिजनों की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कुदरत की मार से पड़ोसी मुल्क चीन परेशान है। भारी बारिश के चलते चीन के कई हिस्से बाढ़ के चपेट में हैं। इसके साथ ही सॉलिक तूफान ने तटीय इलाकों समेत चीन के फुजियान, जेजियांग प्रांत में दस्तक दे दी है। तूफान से कई लोगों के लापता होने की खबर है। सॉलिक तूफान से जोरदार बारिश के चलते हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। सॉलिक तूफान की तीव्रता को देखते हुए प्रशासन ने चीन के कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। केंद्र के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान के मुताबिक तूफान की रफ्तार 118 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। सभी बंदरगाहों को बंद कर दिया गया है। चीन पर हुए कुदरत की मार से अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन में 50 साल से अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। स्पेन के सालाना पेम्प्लोना बुल्स रन में सांड मनमस्त होकर